Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, today's video lecture is the continuation of our ongoing initiative called as PYQ analysis series. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक पैटर्न पे फोकस करेंगे जो यूपीएससी फॉलो कर रही है पिछले 10-15 सालों से। और इस पैटर्न को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो ये हमारी मदद कर देगा कि हम हमारे राइट आंसर पे पहुंच जाएं या ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मेरा पर्टिकुलरली फोकस रहेगा कुछ ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में डिफाइंड टर्म के ऊपर। मेरा मतलब यह है कि जब जब पिछले 10-12 सालों में डिफाइंड टर्म के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई सवाल आया है और उसमें शब्द आया है डिफाइन, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस टर्म को डिफाइन करता है, इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है, तो ऑलवेज मतलब ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है मोर देन 95% कि वो ऑप्शन हमेशा ना रॉन्ग साबित हुआ है, वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। पार्लियामेंट का जो 1959 एक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा जो पोस्ट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट करता है डिस्क्वालीफाई होने से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे। चलिए एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ये सही है या गलत है। द सेकंड ऑप्शन सेज द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये जो पार्लियामेंट एक्ट 1959 है ये 5 बार अमेंड हो चुका है। इसको भी ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमें नहीं पता ये सही है या गलत है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स आप, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए डिफाइंड टर्म आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करता है, जो कि गलत है फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आप ये पैटर्न फॉलो करिए कि जब जब यूपीएससी हमसे ये सवाल पूछ रही है पिछले 10-15 सालों से कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन करता है, उसे डिफाइन करता है, ऐसा ऑप्शन हमेशा गलत है। तो देखिए हमने इस पैटर्न को पकड़ा है और ये थर्ड ऑप्शन हमने गलत निकाल लिया है कि ये गलत है। तो देखिए हम बी को भी एलिमिनेट कर देंगे, सी को भी और डी को भी। अब फर्स्ट और सेकंड का हमें पता भी ना हो, लेकिन फिर भी हम हमारे आंसर पे पहुंच गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफाइन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन किसे डिफाइन करता है, ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है हमेशा और वो गलत है। अब आइए और एमसीक्यूज़ में देखते हैं इसका कैसे यूज़ कर रही है यूपीएससी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब इतने बड़े एमसीक्यू को देख के ना अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं कि मेरा तो ये गलत ही होगा। लेकिन अगर कुछ आपकी फैक्चुअल नॉलेज अच्छी है और कुछ टर्म्स और कुछ पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे गलत है वो पैटर्न, कैसे यूपीएससी चालाकी कर रही है उसी पैटर्न को फॉलो करके, तो आप डेफिनेटली ना अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया cannot be rejected by the speaker of the Lok Sabha as per the Judges Act 1968। जो जजेस को इम्पीच करने का मोशन होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने का मोशन, उस मोशन को स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता जजेस एक्ट 1968 के प्रोविज़न से। तो फ्रेंड्स, ये ना गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा है ना, जो जजेस को इम्पीच करने वाला मोशन है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इतनी तो आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड बुक से। तो ये गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स। अब सेकंड पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो डिफाइन करता है और डिटेल देता है कि इनकैपेसिटी क्या होती है और प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो फ्रेंड्स, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, लेकिन हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्या पैटर्न कैच करना है यूपीएससी का, कि उसने डिफाइन टर्म डाला है और वो फिर से देखिए ये जिस ऑप्शन में मिला है वो ऑप्शन गलत ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ 2 ऑप्शन आ गया ना, वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए ये ऑप्शन चला गया। अब फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन अगर आपने अपने बेसिक्स जो थे वो अगर स्ट्रॉन्ग थे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फर्स्ट अगर रॉन्ग है तो फर्स्ट को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। अब 3 और 4 में देखिए 3 हमने पढ़ा भी नहीं है,
लेकिन 3 ठीक है कि डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन एक्ट 1968, कि जो जजेस को इम्पीच करने की प्रोसेस है ना वो जजेस एक्ट 1968 में दी हुई है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, उसमें दी हुई है। अगर आपको नहीं भी पता था तो भी ये सही होना ही था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस जो हमारे पास बच गए उनमें अवेलेबल है। अब फ्रेंड्स ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा कि इफ़ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting। कि जो जजेस को इम्पीच करने वाला मोशन है ना उसको क्या बोलते हैं, हर हाउस 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा। जैसे लोकसभा भी उसको 2/3 से पास करेगी और राज्यसभा भी 2/3 से पास करेगी। अब आप कॉमन सेंस लगाइए फ्रेंड्स कि जजेस वो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, अब वो सिंपल मेजोरिटी से तो रिमूव किए नहीं जाएंगे, तो वो 2/3 से ही पास किया जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट मामला है तो ये लाजमी सी बात है, ये ऑप्शन ठीक है भाई, सिंपल से थोड़ी किया जा रहा है इतना इम्पोर्टेंट मैटर। 2/3 मेजोरिटी से, वो भी हर हाउस की से, लोकसभा और राज्यसभा की से। तो 4th भी सही ऑप्शन है। तो 3 और 4 क्या बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बट देखिए यहाँ पे आपने इसमें कॉमन सेंस लगाई कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा वो काम, तो 4 ऑप्शन आपने देख लिया कैसे ठीक है। 3 आपको अगर नहीं भी पता था तो आपने जहाँ 2 था वो एलिमिनेट करके इस पे पहुँच गए। तो आप इस पैटर्न को पकड़िए कि डिफाइन टर्म क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप पकड़ लेंगे ऐसे तो आप बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखिए डिफाइन आ गया है फिर, its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स जैसे टर्म से। तो फ्रेंड्स ये गलत है, बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, इसे तो टाइम टू टाइम जुडिशरी ना इंटरप्रेट करती है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो ये गलत हो गया, तो ना तो ए ऑप्शन हो सकता और ना सी। फ्रेंड्स फिर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रदान करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में और सेफगार्ड करता है सिटीजन्स की लिबर्टीज़ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको बचा के रखता है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जब जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस टर्म को डिफाइन कर रहा है, इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर रहा है, इस टर्म के बारे में बातें करता है, वो हर ऑप्शन गलत है। तो ये देखिए ये यहाँ पे भी गलत ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ही नहीं करता ऐसे टर्म, इस टर्म को एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है ये टर्म फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए करेक्ट आंसर हमें मार्क करना है एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4th डी, नीदर 1 और नोर 2, नीदर 1 नोर 2। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे डिफाइन करता है, इसे प्रोवाइड करता है। ऐसे पैटर्न हमेशा यूपीएससी चालाकी कर रही है और ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत साबित हो रहे हैं। अब ये जो ऊपर हमने 3 एमसीक्यू देखे ना फ्रेंड्स, ये तीनों अलग अलग साल के हैं और हर बार फॉलो किए जा रहे हैं। मूविंग अहेड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एमसीक्यू 2025 के प्रीलिम्स में आया, 2025 के में। अब फ्रेंड्स इसमें है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। चलिए हमें नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration। ये देखिए बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल डिफाइन करता है इस टर्म को, और हम पैटर्न क्या कैच करते आ रहे हैं कि जहाँ वो डिफाइन करने की या प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन कर रहा है, वो हमेशा गलत है। तो फ्रेंड्स अगर 2 ऑप्शन गलत है और सेकंड मान लो हमें पता भी नहीं, तो पहले हम ये देखेंगे कि वो कहाँ लिखा हुआ है कि 2 गलत है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि 2 जो है इनकरेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नो, बी भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, चलो मान लेते हैं। अभी एक बार फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट 2 करेक्ट लिखा हुआ है और स्टेटमेंट 2 हमने देखा है कि ये गलत है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं, यार आर्टिकल पूछ लिया, उसका सब क्लोज पूछ लिया, मेरा तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पकड़ोगे तो आप अपने सही आंसर पे पहुंच जाओगे। एंड फ्रेंड्स, आई बैग योर अपोलॉजीज। अब प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है ये, मैंने 2025 लिख दिया था, प्रीलिम्स 2023 का। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे पहले ऑप्शन की नॉलेज भी नहीं थी हमें, लेकिन हम सी ऑप्शन से क्या है अपने आंसर पे पहुंच गए। इसी को साइकोलॉजी का गेम कहते हैं। यूपीएससी ने ये ऐसा आर्टिकल रख के, इतने बड़े बड़े ऑप्शन रख के आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर दिया उसने, आपको मतलब एक घबराहट में डाल देती है वो एग्जामिनेशन हॉल में, और आप गलत मार्क कर देते हो। लेकिन अब कॉमन सेंस अगर फर्स्ट ऑप्शन में भी लगाएं तो वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना कुछ जजमेंट्स में ये कहा है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंडर, वो 335 आर्टिकल के तहत ना लिमिटेड रहेगी, क्योंकि हमें इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर करनी है। तो देखिए, अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल देता है कि इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इसलिए आप रिजर्वेशन को भी लिमिटेड रखेंगे, तो वो तो जनरली वैसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन चाहे आपको इसका पता हो या ना पता हो, आप इस डिफाइन, प्रोवाइड, इस पैटर्न को पकड़ गए तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सो स्टेटमेंट सी इसका राइट था आंसर। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स, द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 था ना, वो पास हुआ था H.N. सान्याल कमेटी ने जो बोला उसके तहत। अब हमें नहीं पता भाई H.N. सान्याल कमेटी ने कुछ बोला था या नहीं इसके बारे में, तभी ये पास किया गया या नहीं। अब पहले ऑप्शन से घबरा जाएंगे बच्चे, इसका कमेटी का तो नाम ही नहीं सुना, क्या है, चलो हमें पता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो पनिश कर सकते हैं अगर कोई मतलब कंटेम्प्ट करता है, उनकी अवहेलना करता है। तो अब देखिए, हमें नहीं पता भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मतलब बात करता है या नहीं करता, हम इसको भी मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। बट थर्ड पे फोकस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन आ गया, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता ही नहीं है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, तो थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज रॉन्ग। अब एलिमिनेट कर लेते हैं कि थर्ड डी में है, ये आंसर नहीं होगा, सी में है, देन इट विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर। अब 1, 2 एंड 1, 2, 4 आंसर होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ना तो ये पता था कि 1 ठीक है, ना ये पता था 2 ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही डिफाइन पैटर्न को पकड़ा, हमने ऑप्शन एलिमिनेट किए और हम आंसर के नज़दीक पहुंच गए हमारे के। अब 1, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब केवल हमें ये पता होना चाहिए कि 4 ठीक है या नहीं है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भारत में संसद के पास ये शक्तियाँ हैं कि वो कानून बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, बिल्कुल, पार्लियामेंट तो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, वो कानून बना सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगा, एक्ट पास कर देगी। तो 4 तो ठीक है, अब जहाँ 4 है वो वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए, बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि आपको फर्स्ट और 2 पता ही नहीं था, लेकिन देखिए आपने केवल इस डिफाइन से ना, इस पैटर्न से अपना आंसर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी नहीं चाहती आपकी ये सान्याल कमेटी और इनके बारे में इतना जाने, वो केवल यही चाहती है आप उसके पीवाईक्यू को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में मेहनत करके आएँ उसके ऊपर, तो आप उसको सही मार्क कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एमसीक्यू देखते हैं। तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल बता दिया, अब अलग किस्म का एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट? ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडीड वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
ही इज एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अवेलेबल है। ये तो ठीक है, उसने पूछा है हमसे नोट करेक्ट, गलत पूछा है, तो 1 और 2 जहाँ है वो तो ऑप्शन होगा नहीं, ए और बी तो आपका जवाब है ही नहीं। अब फ्रेंड्स, इनकरेक्ट पूछा है उसने, नोट करेक्ट। अब हमें हमारा टाइम भी बचाना है एग्जाम में, तो हमने देख लिया कि फर्स्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट भी आप ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट बताना है। थर्ड हम बिना पढ़े ही ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो इनकरेक्ट है। ही इज़ अ होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। नो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल टाइम काउंसिल नहीं है भारत सरकार का, वो अपनी खुद की प्राइवेट सर्विसेज कंटिन्यू कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहने के साथ साथ भी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 ओनली। तो इसमें आप देखिए कैसे अपने आंसर तक पहुंचे हैं फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब फ्रेंड्स, इस एमसीक्यू से मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि कैसे ऑप्शंस में से भी ना यूपीएससी सवाल रिपीट कर देती है। देखते हैं कैसे, इस एमसीक्यू को देखेंगे और फिर अगला जो एमसीक्यू है जो 2025 में पूछा है उससे देखेंगे कि कैसे रिपीट हो गया है, कहाँ बारीकियों से रिपीट कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट। मतलब प्रेजिडेंट की पार्डनिंग पावर पे सवाल है और यूँ पूछा गया है कि गलत बताओ पार्डनिंग पावर के बारे में क्या है। प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शियल। ये बात तो ठीक है, प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकता है अगर पनिशमेंट कोर्ट मार्शियल भी है तो भी। अब बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट कर सकता है उन सारे केसेस में जहाँ पे डेथ सेंटेंस है। बिल्कुल, यही तो उसकी पार्डनिंग पावर है, ये बात भी ठीक है। द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पेटिशन। जो कोर्ट की पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की मर्सी पेटिशन को लेके, वो लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। बिल्कुल ठीक बात है, ये कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू को लेके ये थोड़ी लिमिटेड पावर है। लेकिन डी ऑप्शन देखते हैं, द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरन नेवर एक्सरसाइजेज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। जो मतलब पावर माफ़ी की, जो क्षमा शक्ति है ना राष्ट्रपति की, वो पावर है जिसे सोवरन कभी एक्सरसाइज नहीं करता अपने खुद के विरुद्ध, अपने खुद के जुडिशियल मैंडेट के अगेंस्ट। तो ये फ्रेंड गलत है, ये ऑप्शन गलत है और यही सही आंसर होगा। उसने गलती हमसे पूछी है। कैसे? क्योंकि जो पावर टू ग्रांट पार्डन है ना, इसको बदल भी तो सकता है। पहले डेथ सेंटेंस सुना दी गई और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस जुडिशियल मैंडेट को बदल सकता है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट, अपने जुडिशियल मैंडेट को वो नहीं बदलता। तो ये गलत है। लेकिन अब आप ध्यान देंगे सी ऑप्शन के ऊपर कि 2025 में ये सी वाले ऑप्शन के ऊपर कैसे दोबारा से सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने। अगले एमसीक्यू में देखिए आप इसे, ये देखिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्तियाँ हैं उनके ऊपर सवाल आ गया। The exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review। limited judicial review, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है वेरी लिमिटेड। इसी ऑप्शन को मोल्ड करके इस साल पूछ लिया 2025 में। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये पावर है ना, बिल्कुल ये सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ऐसे कि जुडिशरी इसको रिव्यू करेगी कि किसी खास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के बंदे के ऊपर तो पार्डन एक्सरसाइज नहीं कर दी, कहीं मतलब कहीं मतलब पार्शियलिटी हो रही हो, कोई भेदभाव कर रहे हो कि कोई रूलिंग पार्टी है उसके बंदे को फांसी नहीं होने दी, तो थोड़ा लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करता है। तो ये सही बात है। लेकिन आप यहाँ देखिए वेरी लिमिटेड जो लिखा हुआ था उसी ऑप्शन पे कैसे सवाल बना दिया इस साल। नेक्स्ट ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर केंद्र सरकार की सलाह के बिना मतलब एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, वो तो भाई बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे चला जाएगा वो? तो राइट आंसर इस एमसीक्यू का होगा 1 ओनली। तो इन दो एमसीक्यू से मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि कैसे किसी एक आंसर के एमसीक्यू को रिपीट कर लिया जाता है अगली बार क्वेश्चन की फॉर्म में।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, यही चालाकियाँ हैं। PYQ केवल याद करने के लिए नहीं है, एक पैटर्न को पकड़ने के लिए है कि PYQ इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब अगला MCQ देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर आर करेक्ट। गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, आर्टिकल 213 के तहत, प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 123 के तहत। तो गवर्नर के ऊपर पूछा गया है कि क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक डिस्क्रिशनरी पावर है। गलत, नो, डिस्क्रिशनरी नहीं है। वो तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी एडवाइस पे करता है ये सब गवर्नर। सेकंड इज गवर्नर हिमसेल्फ इज नॉट कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ये भी गलत है, बिकॉज गवर्नर इज कॉम्पिटेंट इनफ टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ऑर्डिनेंस को गवर्नर इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो कभी भी उसको विड्रॉ कर ले, बट उसको लेके आना उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। सो फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन गलत हैं ये, और हमसे पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नीदर 1 नोर 2। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन से यही देखना है कि कैसे ऑप्शन से अगली बार सवाल पूछ लिया गया 2025 में। ये देखिए ऑर्डिनेंस पे आ गया, यानी ये MCQs जो PYQs हैं हमें ये बताते हैं कि कुछ खास टॉपिक फेवरेट होते हैं जिन पे सवाल आते ही रहते हैं। अब आ गया देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। जो एक ऑर्डिनेंस है वो केंद्र सरकार का कोई एक्ट है, उसे अमेंड कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज अ फंडामेंटल राइट। एक जो ऑर्डिनेंस है वो एक फंडामेंटल राइट को, मतलब नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन सकता है। बताओ ये सही है? फंडामेंटल राइट्स को छीन लेगा वो? तो ये गलत है। अब फ्रेंड्स, जहाँ 2 ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो। ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएंगे। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। यस, ऑर्डिनेंस का ये फीचर है, आप याद रखेंगे। कई बार ना रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का भी यूज कर देगा वो यहाँ पे, रेट्रोस्पेक्टिव, और ऐसे टर्म को देख के बच्चे घबरा जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बैक डेट से इफेक्ट में आना। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। यस, ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। तो 1 और 3 राइट आंसर है, और हमसे पूछा भी यही है कि करेक्ट बताओ, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये जो MCQ है ये इसलिए सोल्व करवाया है मैंने आपको, ये बताने के लिए कि देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है, हर साल सवाल आ ही जाता है। पहले भी आया, फिर देखिए इस बार 2025 में यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। Which of the following statements are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. लोकसभा का जो कोई बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है ना, वो लैप्स हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है जब लोकसभा प्रोरोग हो जाती है। जब देखते हैं, चलो मुझे नहीं पता। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एक वो बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन अभी लोकसभा ने उसे पास नहीं किया, ऐसा बिल लोकसभा अगर भंग भी होगी ना तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है ना फ्रेंड्स, तो और लोकसभा ने उसे पास नहीं किया, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है लोकसभा के डिसोल्यूशन पे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो 2 तो ठीक है, लेकिन 1 का हमें नहीं पता। लेकिन 1 का हम क्या पकड़ने की कोशिश करेंगे कि उसने प्रोरोगेशन लिख दिया है, जबकि बिल डिसॉल्व कब होते हैं, बिल लैप्स कब होते हैं? जब डिसॉल्व होता है हाउस। तो यहाँ उसने देखिए शब्द जो है ना वो तब्दील कर दिया। प्रोरोगेशन की जगह अगर यहाँ डिसोल्यूशन होता ना जब, तो हो जाता ये सही, लेकिन उसने डिसोल्यूशन की जगह प्रोरोगेशन लिख दिया, इसलिए ये गलत ऑप्शन है और इसका आंसर 2 ओनली हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकली क्या होता है जल्दबाजी में। अब डिसोल्यूशन की स्पेलिंग में भी TION है लास्ट में, LUTION। प्रोरोगेशन की में भी TION है, तो सेम से साउंड करते हैं ये, जैसे प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। यार हाँ, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो जल्दबाजी में बच्चे ना मार्क कर देते हैं उसको, लेकिन ये गलत है फर्स्ट ऑप्शन। सो राइट तो यही होगा, सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इन
आज के इस वीडियो में मेरा मकसद यही था, आपको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ खास तरीके का जो पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रही है अपने एमसीक्यूज़ में, उनके बारे में मैं बताऊं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, हर सब्जेक्ट की आएंगी। ऐसे ही एनालाइज करेंगे हम पीवाईक्यूज़ को कि कौन सा टर्म हमेशा गलत प्रूव हो रहा है, कौन सा नहीं। एक बार के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।